करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे अनुराग जी, ब्रिजमोहन कपूर जी, गोपाल मेहता जी, राकेश बंसल जी, सुरेश रेवलिया जी, प्रमोद सदाना जी, मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस मीटिंग का जो टॉपिक है वो ग्राउंड वाटर एक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर, जो एमएसएमई का जो नए एक्ट रूल्स आए हैं उसके ऊपर बताएंगे। और हमारे बीच हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो मैं बताना चाहूंगा। हमारे बीच श्री वी के उपाध्याय जी, एक्स डायरेक्टर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट यूपी से, और श्री अनुपम श्रीवास्तव जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट यूपी से, दोनों उपलब्ध हैं। आज क्योंकि फैक्ट्री में जो ग्रीन ट्रिब्यूनल चल रहा है, जो जीटी एक्ट के तहत ग्राउंड वाटर को, हमको जो पानी निकालते हैं हम अपनी फैक्ट्री में निकासी करते हैं, और निकासी करने के बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उसकी पूर्ति करते हैं। तो ग्राउंड वाटर में क्या क्या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो नए संशोधन इस एक्ट में लाए गए हैं, और कैसे हम अपने इन संशोधनों को अपने फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लाइसेंस दे सकते हैं, कैसे हम फैक्ट्री के अंदर में चीजों को और आसान कर सकते हैं, उस सब चीजों की चर्चा करने के लिए हमारे बीच दो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से लर्नेड लोग हैं, श्री वी के उपाध्याय जी और श्री अनुपम देव जी। किसी कारणों से आज हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट नीरज सिंघल जी उपलब्ध नहीं है, कुछ निजी कारणों से। तो वैसे उन्होंने कहा था कि वो आएंगे 5 मिनट के लिए, लेकिन मेरे को लगता है अभी गणेश जी ने फोन मिलाया था तो शायद कहीं व्यस्त हैं। तो मैं इन्हीं सब शब्दों से उनकी बात भी यहीं पर रखता हूँ, और आगे की चर्चा के लिए मैं सबसे पहले जो हमारा आज का जो मिनट्स भी रहेंगे उसमें क्या है कि सबसे पहले हम वी के उपाध्याय जी से बात करेंगे। वो अपने ग्राउंड वाटर के बारे में जो रूल्स एंड एक्ट उसके बारे में बताएंगे। तो इसकी अनुपम श्रीवास्तव जी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो भी कुछ डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद हम ओपन हाउस करके चर्चा करेंगे। तो आपकी जो भी जिज्ञासा हैं, जो भी आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप दोनों स्पीकर्स, आप दोनों एक्सपर्ट्स हमारे को उसमें गाइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित श्री वी के उपाध्याय जी, एक्स डायरेक्टर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करता हूँ। कृपया हमारे बीच उपस्थित हमारे मेंबर्स को ग्राउंड वाटर के ऊपर जो यूपी गवर्नमेंट ने नए रूल्स एंड एक्ट बनाए हैं उसके ऊपर बताएं। श्री उपाध्याय जी। नमस्कार अग्रवाल जी, और सभी जितने भी यहाँ पे हमारे माननीय इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई से जुड़े, उन सबको मैं यहाँ पे सबका नमस्कार। अब देखिए, ग्राउंड वाटर एक्ट रूल जो है वो तो उसको इम्प्लीमेंट हुए करीब 4 साल होने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके प्रोसीजर के बारे में तो आप लोग ज्यादातर जानकारी आप लोगों सभी लोगों को होगी। हम लोग की बैठकें पहले भी हो चुकी हैं, और मैं अपनी पुरानी यादें अगर ताजा करूं तो जब पहली बार इस एक्ट को हम लगाने जा रहे थे स्टेट में, तो मुझे लग रहा था कि इंडस्ट्री की तरफ से बड़ा रेजिस्टेंस आएगा इसके लिए। लेकिन मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा जब पहली मीटिंग हमारी आई के साथ हुई तो उन्होंने इसको फोर्स किया हमें, हमारे प्रमुख सचिव अनिता मैडम की उनके साथ जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको स्टेट में लाएं, ताकि हमें सेंटर की जो दुश्वारियां हैं उससे निजात मिल सके। तो बड़ा अच्छा लगा उस समय, हम लोग इससे इंकरेज भी हुए, और आप लोगों की सहायता से आप लोगों के लिए भी और इस गवर्नमेंट के विचारों को लेके हम लोगों ने इसको एक्ट किया। आप सभी जानते हैं कि इस एक्ट की जो एक हम लोगों ने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो, फिजिकल कुछ ज्यादा न रहे इसमें। इसलिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जो कि निवेश मित्रा से भी है, मैंने आप सब कुछ ऑनलाइन करेंगे, वहीं जाके अप्लाई करेंगे, और इसको हम लोगों ने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। आपको लखनऊ भी आने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट का ही कोड नंबर मिलेगा, और हर डिस्ट्रिक्ट पे डीएम इसका, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, उसी के पास सारी पावर आपको एनओसी देने की है। बस सिर्फ ये है कि वहाँ एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो जाके आपके जो डॉक्यूमेंट आपने दिया उसका वेरिफिकेशन करती है। और आपको बताएं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, शायद हो भी, जिनको ना हो उनके लिए बता दूं कि ये जितनी भी सेवाएं हैं जो एनओसी जारी करना, चाहे ट्यूबवेल के रजिस्ट्रेशन हो,
या इसका रिन्यूअल हो, ये सारी चीजें हमारी जनहित गारंटी योजना के अंतर्गत इसको लाई गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हालत में अगर सब कुछ ठीक है तो 30 दिन के अंदर मुझे आपको एनओसी देनी ही देनी है। तो इसको टाइमलाइन इसलिए फिक्स किया गया है ताकि आप लोगों की जितनी सहूलियतें हो सके, और जो डिले गवर्नमेंट के लेवल पे एक्सपेक्ट किया जाता है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसके बाद जब एमएसएमई से कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने सजेशन थे, जैसे कि नोटिफाइड एरिया में भी हमने आप लोगों को एनओसी देने के लिए जो है उसमें अमेंडमेंट कराए हैं। 2 अमेंडमेंट हमने आप लोगों के हेल्प करने के लिए, आप लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए ऑलरेडी इसमें करा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस सुविधा का उपयोग किया होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई होंगी। और जितनी दिक्कतें हम लोगों को आपके द्वारा या और इंडस्ट्रीज एमएसएमईओ के द्वारा इंडिविजुअल रूप से भी जब हम लोगों को बताया जाता है तो हम लोग उसको शासन स्तर पे ले जाते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि विद इन फ्रेम उसको हम अमेंड करके या उसको ऐसा कर सके और उसको सरल कर सके ताकि आपकी एनओसी का भी काम होता रहे और यहाँ से आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हैपेंस टू बी मैं शुरू से इसमें इन्वॉल्व रहा और लास्ट सितंबर में मैं रिटायर हो गया हूँ। और वर्तमान में मैं SWSM में जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम को चलाता है उसी में एज ए एडवाइजर हूँ। तो मैं अपनी आप लोगों के लिए अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध हूँ, आप जब भी चाहें। और मैं ये चाहूंगा आने वाले समय में भी इस तरह की वेबिनार जो अभी आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इसको जरा फ्रीक्वेंट कराया करिए, है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ईगर है इस चीज के लिए कि अगर इस तरह की कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है जिसकी जानकारी हमें नहीं है तो आपके द्वारा जब जानकारी हमें प्राप्त होगी तो आप विश्वास मानिए हम अपने अधिकारियों की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं उस समस्या को शासन स्तर पर ले जा करके दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और किया जा रहा है। इसमें अभी अनुपम शायद कनेक्ट हो गए हैं, इसके बारे में जो अभी करंट पोजीशन है मैं अनुपम से कहूंगा कि जरा सा वो इसके बारे में ब्रीफ करें। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होगा ओपन सेशन जिसमें आप हमको बताएंगे कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं और उसका क्या समाधान आप चाहते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं जो रेगुलेशन है उनके फ्रेमवर्क में अगर वो फिट बैठती है तो आप विश्वास मानिए हम सभी लोग मिलकर के उस समस्या का समाधान जरूर से जरूर कराएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में बात करेंगे। मैं अनुपम से कहूंगा कि जरा से करंट पोजीशन और जो भी चीजें कुछ नई जो इंक्लूड हुई हो उसके बारे में आपको डिटेल से अनुपम। धन्यवाद सर। और सभी जो आईएए के प्रतिनिधि हैं उन सभी का भी बहुत स्वागत है। और जो ये वेबिनार आयोजित की जा रही है सकारात्मक पहल के लिए पहले तो बहुत बधाई आईएए को। और जैसे सर ने कहा है कि ये कंटिन्यूस सेशन है, ये होते रहना चाहिए क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो बेसिकली हम लोग वर्क करते हैं कि किस तरह से हम जन सुलभ सुविधा उपलब्ध करा पाए। तो इस तरह जहाँ इस तरह के वेबिनार से जो भी फीडबैक्स आते हैं, जो सकारात्मक जो सुझाव आते हैं वो बिल्कुल ग्राह्य होंगे अगर उसको हम लेकर के आगे कैसे इसको और रिफाइन कर पाए। हम लोग इसी दिशा में काम करते हैं। एक्ट से आप लोग भली बात ही परिचित है। जैसे सर ने कहा कि जब हमारा एक्ट स्टार्ट हो रहा था तो आप लोग को बाकायदा आमंत्रित किया गया था। कोई आप लोग इसमें कोई कंस्ट्रेंट्स में कोई सुझाव है तो आपने इसको इस एक्ट को कहा जाए तो आप लोगों ने गले से लगाया था कि आप लोग इसको जल्दी लेके आइए। और इसके बाद 2019 में हमारे एक्ट आए, 2025 फरवरी 2020 को हमारी एक्ट की नियमावली आई। उसके बाद भी आप लोग के रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से मिले, उस पर अलग अलग तरीके से विचार करते हुए एक्ट में कुछ संशोधन भी किए गए हैं जो आपके लिए भी सुविधाजनक भी है। सर ने बताया कि एक एमएसएमई के लिए हुआ है और एक माइक्रो स्मॉल के लिए अलग से हुआ है 10 KLD वाला। तो अगर एक्ट से जो लोग परिचित नहीं है, अगर आप हमको ये सेशन जो होस्ट करें अगर अलाउ करेंगे तो मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है अगर आप लोग चाहें तो। अदरवाइज हम इसको ओरल पे ही हम कर सकते हैं जैसा आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सर, अगर आप चाहें तो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और सबसे पहले तो बेसिक एक्चुअली में क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है किस यूनिट को, हमारी माइक्रो स्मॉल की रिक्वायरमेंट क्या है कि कितने में लाइसेंस लेना है कितने में नहीं लेना है, ये अगर बेसिक आपके पास पीपीटी में हो तो मेरे समझ में बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक ठीक। गजेंद्र जी अलाउ कर दीजिए। सर अलाउड कर दिया अनुपम जी को, ठीक है जी। ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, विजिबल है जी। तो ये कुछ स्टार्टिंग के स्लाइड से ये तो बेसिक है, सबको पता है कि वाटर कितना क्रूशियल है। और ये सभी जानते हैं कि एक्ट जो होता है रेगुलेशंस होता है
ये लास्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट के लिए। तो हम मैनेजमेंट तक ये के स्टेप्स में अगर हम रेगुलेशन तक पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये वाटर कितना स्ट्रेस स्टेट में है कि हमको रेगुलेशन लाना पड़ा है इसके लिए। ये कुछ सिनेरियो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे जितना वाटर हम यूज़ करते हैं, इसका 85% हम यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर से। अगर टोटल हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर हो, चाहे इरीगेशन सेक्टर हो, ये 70 to 85% हम डिपेंडेंट है पूरा पूरा ग्राउंड वाटर पे। और अगर आप ब्लॉक्स की बात करें यूपी में, जो तो हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे विकास खंड हैं, तो अगर आप यूपी में देखेंगे इस समय 2023 में, तो 826 ब्लॉक में से 53 और 22, ये 42 जो 95 ब्लॉक हैं, ये नोटिफाइड एरिया पे कहे जाते हैं। एक्ट में अगर आप लोग अप्लाई कर देंगे और एनओसी के लिए, तो ये नोटिफाइड एरिया से शब्द से परिचित होंगे आप। और बाकी रेस्ट ब्लॉक जो हमारे यूपी में खुले हुए हैं, तो ये एक तरह से थोड़ी सी अच्छी स्थिति है यूपी में। ये एक्ट का जो बेसिक उद्देश्य था कि हम पब्लिक को एक क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव वाटर एश्योरेंस हम दे पाए। एक्ट इसलिए लाया गया था। और हमसे पहले 12 स्टेट्स ऐसे थे इंडिया में जो एक्ट ला चुके थे, और यूपी वॉज द 13th स्टेट जो जहाँ पे एक्ट आया था ये। और इस एक्ट को लागू करने के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल बिल था 2016 का। उसको बेसिस करके उसमें यहाँ पे कुछ एड ऑन्स करके हम लोगों ने पंचायत सबके साथ बैठ करके इस एक्ट को फाइनल किया था। और ये आपको पता है कि जो स्टेट में एक्ट के लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित है ये स्टेट अथॉरिटी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास, चूंकि एक्ट में टोटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसे एक्ट के पहले जो व्यवस्था थी कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनओसी लेते, तो चाहे कुशीनगर की एनओसी हो, चाहे नोएडा की एनओसी है, वो तो दिल्ली जाती थी, तो वहां से हमेशा टाइम लगता था और 3-4 लाख के केसेस पेंडिंग रहा करते थे हमेशा। तो यूपी में जब ये एक्ट लागू किया गया, तो ये टोटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एनओसी वहाँ पे अपने लेवल पे जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज हो पाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये एप्लीकेशन इस समय ली जा रही है। हमारे जो वेब पोर्टल है उसके माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका वहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, जो हाइपरलिंक मैंने दिया है, ये एक पोर्टल हमारा यही है जिससे ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करते हैं। और जैसा सर ने बताया, बजाज साहब ने भी, ये जो पोर्टल है इसमें सेवाएं ऑनलाइन तो है ही है, साथ साथ जितनी भी इसमें डिस्पोजल है एप्लीकेशन, ये विद इन 30 डेज है। ये जनहित गारंटी अधिनियम के तहत ये जुड़ा हुआ है उससे। तो हमारे पास ये मतलब ये मैंडेटरी है कि इसका कंप्लायंस हम 30 डेज के अंदर करें। और इसका वीकली रिव्यू होता है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में। और जहाँ पर भी पेंडेंसी होती है उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, और अकॉर्डिंगली वहाँ पर डीएम्स को डीओ लेटर्स वगैरह भी इशू किए जा रहे हैं यहाँ पर ये। और ये आप जान रहे हैं कि एक्ट में हमारे पास जो नोटिफाइड एरिया है और नॉन नोटिफाइड एरिया है। नोटिफाइड एरिया जैसे मैंने बताया, जो 95 ब्लॉक्स हमारे इस समय हैं, वहां पे कोई नई एनओसी हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी आपने पूछा माइक्रो स्मॉल के लिए, तो माइक्रो स्मॉल के लिए अगर उनका 10 KLD से कम का एक्सट्रैक्शन है, मतलब 10 क्यूबिक मीटर से पर डे का कम का एक्सट्रैक्शन है, तो उनको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ये कई जगह कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं, अगर वो उनका पर डे एक्सट्रैक्शन 10 KLD से कम है, तो उनको एनओसी लेना नहीं है, उनको सिर्फ अपने वेल्स को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो वो नोटिफाइड एरिया हो या नॉन नोटिफाइड एरिया हो, दे कैन गेट वाटर एक्सट्रैक्शन। तो इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जो माइक्रो स्मॉल में, मीडियम, मैं एमएसए की पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माइक्रो स्मॉल की बात कर रहा हूँ। अगर 10 KLD से कम का एक्सट्रैक्शन है, तो उनको एनओसी नहीं लेनी है, उनको सिर्फ पंजीकरण कराना अपने वेल का। सिमिलरली, जैसे नोटिफाइड एरिया में नॉर्मली इंडस्ट्रीज को या फिर किसी भी यूनिट्स को एनओसी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप एमएसएमई हैं, यूपी में रजिस्टर्ड एमएसएमई आप हैं, तो नोटिफाइड एरिया में भी आपको पेनिट्रेशन अलाउड है। यू कैन गेट एनओसी इन नोटिफाइड एरिया ऑल्सो। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए ये अलग से इनिशिएटिव्स बाद में लिए लिए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे पास एमएसएमई और माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए ये डिसीजन लिए गए हैं वहां पर। और ये आपको सभी को पता है कि अगर एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं उसका अगर हम कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो ये पेनल प्रोविजंस में आते हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक जब मैं पूरा यूपी का रिव्यू करता हूँ, तो बहुत कम केसेज ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। क्योंकि मुझे जैसा लगता है, जितने भी हमारे पास डिफरेंट तरीके के यूजर्स हैं, तो इंडस्ट्रियल यूजर्स मतलब दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन यूजर्स, जो मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ों को असेस करने के बाद कि प्रॉपरली कंप्लायंस होता है। जैसे सड़क पे हम लोग चलते हैं ना, जो ट्रक चलती है, वो कहते हैं सबसे अच्छी ड्राइविंग करते हैं, सबसे यातायात नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो मैं पूरा ऐसे यहाँ पे रिव्यू करता हूँ, दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन यूजर्स। वो प्रॉपरली एनओसी भी लेते हैं, प्रॉपरली उसका कंप्लायंस भी कराते हैं। मेरे पास रिपीटेडली उसकी
पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी आती रहती है उसके पास। तो उसके बाद भी, लेकिन ये है तब भी अगर है, अगर कोई कंप्लायंस किसी तरीके से नहीं होता है, उसके लिए पैनल प्रोविजंस है। इसमें जो हमारे पास मिनिमम पैनल प्रोविजंस है वो 2 से 5 लाख का अर्थदंड है, या फिर 6 महीने से साल भर तक की उसमें क्या है। लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन यूपी में अभी नहीं आया है हम लोग के सामने। और ये जैसा बताया मैंने कि रजिस्ट्रेशन मस्ट है। एक एक और भ्रांति है लोग, वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। अगर कोई यूनिट एनओसी लेती है, तो एनओसी लेने का मतलब होता है कि ही और शी इज ओनली गेटिंग द परमिशन टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर वेल। पीजोमीटर या सॉरी ड्रिलिंग वेल बनाने की अनुमति के लिए उसको एनओसी मिलती है, लेकिन टू स्टार्ट देयर बिजनेस उनको अपने वेल को पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दीज टू आर द पैरेलल एक्टिविटीज। एनओसी की प्रक्रिया भी हमारे पोर्टल पे है, और इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया भी हमारे पोर्टल पे है। लेकिन एनओसी आपको लेना पड़ता है सिर्फ अपने वेल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको अपने वेल का पंजीकरण कराना पड़ेगा कि ये वेल हमारा इस यूज के लिए हम लाएंगे, इस हमारा ये इंडस्ट्री है, हमारा इतना वाटर एक्सट्रैक्शन होगा। ये सारी फीस इस अकॉर्डिंग आपसे ली जाती है वो। तो ये मस्ट है, इसको भी आप जान लीजिए कि हमारे पास एनओसी लेने के बाद हमको अपने वेल को पंजीकरण जरूर कराना है। सर उसी उसी जब एनओसी अप्लाई करेंगे उसी के साथ साथ इसको एप्लीकेशन हो जाएगा, कि एनओसी मिलने के बाद इसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, कि अब इसमें कंजप्शन हमारा सर ये रहेगा? सर इसमें अलग है, दोनों पैरेलल सिस्टम है। वो इसलिए भी है सर क्योंकि बहुत सारी एनओसी ऐसी हैं जो प्रिवेलिंग है हमारे एक्ट के पहले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ने दे रखी है, जी। उनको भी हमको सर इसमें लेना है। तो इसके लिए पैरेलल सिस्टम बनाया गया है कि हम उनको भी इंटरटेन कर पाए और इस हमारे सिस्टम से भी इंटरटेन कर पाए सर। ठीक है सर और ये सर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर हम नॉन कंप्लायंट करते हैं फॉर ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो हमारे पास ये मतलब 6 महीने से साल भर तक की इसमें इम्प्रिजनमेंट है, और 2 से 5 लाख तक का या फाइनेंशियल पेनल्टी है, या बोथ है, जैसा भी डिसाइड किया जाए। और इसमें ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगर यदि कोई करता है, कंटेमिनेशन करता है, तो वो जो प्रोविजंस हैं वो बहुत इसमें हैवी हैं, स्ट्रिंजेंट हैं। वो 10 से 20 लाख तक का उसमें फाइनेंशियल पेनल्टी है। अगर कोई रिवर्स बोरिंग के थ्रू अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड वाटर में कोई डंप करता है, तो ये अपने आप में एक सीरियस ऑफेंस है अंडर दिस एक्ट। और एक्ट में जितने भी पैसा आप लोग से हम लेते हैं, जैसे कोई एनओसी ली जाती है, तो उसके सापेक्ष, हालांकि यूपी में अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही नॉमिनल फीस हमारे पास है। हमारे पास पर यूनिट जो मतलब पर क्यूबिक मीटर जो हम लेते हैं फीस, 70 पैसे से लेकर के 1 पैसा, 1 रुपये 30 पैसे तक की है। तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट फीस जो वहाँ पे सिस्टम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इससे कई कई गुना ज़्यादा, 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो अभी हम लोग बहुत लोवेस्ट फीस पर हैं। और फीस से जो भी ये राजस्व आता है, दैट इज भूजल निधि। और ये जितना भी पैसा होता है, ये ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के वर्क के लिए यूपी में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी सीएस सर के यहाँ मीटिंग करके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे इसमें वर्क्स भी दिए गए हैं अगेंस्ट दिस फंड। और जैसे सर ने बताया था अभी उपाध्याय साहब ने, और ये मैंने भी आपको बताया कि ये स्पेशल अमेंडमेंट्स किए गए हैं एक्ट में फॉर एमएसएमई यूनिट्स और फॉर माइक्रो स्मॉल यूनिट्स। तो पहला एग्जामिशन अगर आप पढ़ेंगे कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द उत्तर प्रदेश ड्राइंग डाउन लेस देन 10 क्यूबिक मीटर्स पर डे टेंडर फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सीकिंग एनओसी, तो इनको एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ओनली अपने वेल को पंजीकरण करना है। और सिमिलरली अगर एमएसएमई हमारा एक्ट कोई है यूनिट, उसको नोटिफाइड एरिया में भी एनओसी लेने की परमिशन है। तो ये बेसिक जो फीचर्स हैं एक्ट के, ये इसमें है। बाकी सारी सेवाएं इसमें आपको पता है सब ऑनलाइन है। तो सारी सर्विसेज जितनी इसमें रखी गई सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। और सब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेंट्रलाइज व्यवस्था है, हर डिस्ट्रिक्ट पे वहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे फॉलो करती है, वहाँ पे उसका डिस्पोजल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। मेरे को लगता है आपने काफी डिटेल में और काफी सारी चीजें एक साथ उसमें बताई हैं। तो अब मैं सेशन को खोलता हूँ ओपन हाउस के लिए, क्योंकि बीच में इसमें एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी ने पुराना रजिस्ट्रेशन है, शायद सेंट्रल एक्ट से रजिस्टर्ड है, तो क्या उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने वेल को? इसमें अभी किसी ने क्वेश्चन डाला था। नहीं, पुराना बैच समझा, रिपीट कर दिए तो। उसमें अभी किसी ने क्वेश्चन लिखा था बीच में चैट बॉक्स में, ये था कि डू वी नीड टू रजिस्टर आफ्टर एनओसी फॉर एग्जिस्टिंग वेल आल्सो? यस यस, एग्जिस्टिंग वेल के लिए भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगर आप देखिए एक्ट हमारा 2019 में लागू हुआ है, लेकिन आप सिस्टम समझिए, इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी वहां पर।
तो एक सिस्टम हमारे पास था ऑलरेडी जहाँ पे एनओसी आपको दी जा रही थी। ये बात अलग है, उसका प्रॉपर कंप्लायंस नहीं था, दैट वी एग्री को कई कई सारी यूनिट्स ने एनओसी ली थी, कई सारी यूनिट्स ने एनओसी नहीं ली थी। तो टू मेक योर लीगल बिजनेस लीगल, आपके लिए बेटर ये है कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स अगर आपकी है तो एज ए न्यू वेल आप उसको एनओसी ले लीजिए। ठीक है। मनीष कटेरिया जी, वाराणसी से। हाँ हाँ सर, मेरा ये इसी में एक क्वेश्चन था कि जी एग्जिस्टिंग मेरा वेल है, उसका एनओसी मैंने ले लिया, तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि वो एनओसी और रजिस्ट्रेशन सेम हो गया? नहीं, सेम नहीं है सर, वो मनीष जी उसको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बताया कि जो एनओसी हमारी होती है, अगर आप उसको हमारा एक्ट पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा एनओसी ओनली फॉर द सिंकिंग ऑफ वेल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, फॉर योर पर्पस। तो एग्जिस्टिंग वेल में भी हमसे एनओसी हमको लेने के लिए बोला गया था? एग्जिस्टिंग वेल के लिए भी एनओसी, क्योंकि अगर आपके पास एनओसी पहले नहीं थी, आपका बिजनेस, क्योंकि आपका सिस्टम पहले हमारे एक्ट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, अगर आपने एनओसी नहीं ली है तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो बिजनेस आपका इलीगल था। ठीक है, तो ओके। उसके लिए बेटर होता कि आप एनओसी ले लें फिलहाल, उसको एक बार एनओसी लेकर के उसको वैलिड कर लें आप, और जो एक्ट के अंदर सिस्टम है एनओसी लेने के बाद उसको आप पंजीकरण करा लें उसको। अच्छा, मेरा माइक्रो माइक्रो कैटेगरी का है और 10 हाँ, केएलडी से नीचे का मेरा एक्सट्रैक्शन है, तो तो आपको उसमें एनओसी भी लेने की जरूरत हमको नहीं है। अगर माइक्रो हमको ये स्मॉल है बोला आपका, गया। अगर माइक्रो आपका यूनिट है और 10 केएलडी से पर का हाँ। कम का सेक्शन है आपका है, तो ओनली यू नीड टू पंजीकरण योर वेल, आप सिर्फ सर एक पंजीकरण तो कराइए। पंजीकरण के लिए हमने अप्लाई किया, तो उसमें हमको बोला गया कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बनाना पड़ेगा। क्या वो हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनओसी देखिए, जरूरी है? उसमें उसमें अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो उसमें हमारे अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि आपको एनओसी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पंजीकरण कराना है, लेकिन एनओसी की जो शर्तें हैं उसका आप पालन करेंगे। जैसे आपका देखिए, ये तो सीएसआर में भी होता है, कोई हम काम करें तो हम कम से कम इन्वायरमेंट को कुछ दे पाए। तो बहुत कम का आपका एक्सेशन है, तो आपका 10 के आपका ब्लॉक कौन सा है, नोटिफाइड कि नॉन नोटिफाइड? वो नोटिफाइड शायद बोला हमको, ब्लॉक वाराणसी का है मेरा। वाराणसी का कौन सा ब्लॉक है? विद्यापीठ। नहीं, तो काशी विद्यापीठ आपका आपका नोटिफाइड नहीं है, आपका नॉन नोटिफाइड है। तो नॉन तो नोटिफाइड का मतलब तो है, अगर उसमें अगर आप उसमें 10, बस सुन लीजिए, अगर आपको 10 क्रेडिट से पर कम का सेशन कर रहे हैं तो आपको नहीं, उसका ब्लॉक हाफ लेवल एरिया होगी तो भी होगा, नोटिफाइड होगा। है सर। शहर में नहीं, शहर में अभी ब्लॉक बता रहे थे काशी विद्यापीठ का, ये हाँ। ब्लॉक है आपका ना? काशी विद्यापीठ ब्लॉक ही है ना? हाँ, ब्लॉक है। हाँ। तो वो सर नॉन नोटिफाइड है इस समय। तो वहां पर अगर आपको जितना अच्छा, आपने नॉन पानी निकाल नोटिफाइड। रहे हैं उसका सिर्फ आधा रिचार्ज करना है आपको, ये कंडीशन, ये आपके पास सुविधा है वहां पर। तो बहुत नॉमिनल अमाउंट होगा, तो आप आरडब्ल्यूएच बना लीजिए वहां पर आप। अच्छा, मतलब आरडब्ल्यूएच जरूरी है? जी जी, उससे कंडीशन का कंप्लायंस मैंने करना है बनवा आपको। लिया, लेकिन हमको ये कंफ्यूजन था कि वो शायद जरूरी नहीं, हमको प्रेशराइज नहीं करके बनवाया, नहीं ऐसा नहीं सर, हमको अगर आप वो उसका हमारे वेबसाइट पे मन में रह अमेंडमेंट्स गया। पढ़े हुए हैं, अमेंडमेंट्स में आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब यू हैव टू कंप्लाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द एनओसी आल्सो। लेकिन ये आपको एनओसी लेनी नहीं है, आपको सिर्फ पंजीकरण कराना ही आपके लिए सुविधा है, लेकिन वो कंडीशन का कंप्लायंस आपको करना है। हालांकि बहुत कम एक्सट्रैक्शन है, तो दैट विल बी वेरी नॉमिनल एक्सपेंडिचर उसमें करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा। तो जिसने भी बोला आपको ठीक है। गलत नहीं बोला, वो सही है। ठीक, थैंक यू। चलिए, आकाश जलान जी। मेरा ये क्वेश्चन है, अगर जिस समय सेंट्रल वाला इन्फोर्स में था, उस समय अगर किसी माइक्रो या स्मॉल यूनिट ने एनओसी ले ली है 10 केएलडी से कम ड्रॉ करने वाली, तो क्या उसको दोबारा एनओसी लेनी पड़ेगी? आपको कंसेंट की तो जरूरत है नहीं उसको वापस? नहीं नहीं, आप एमएसएमई में है, एमएसएमई में आप जब अप्लाई करेंगे वहां पर, तो वहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? गोरखपुर ऑलरेडी। आवाज रुक रही है आपकी। गोरखपुर, गोरखपुर बता रहे थे। अच्छा ठीक है, तो गोरखपुर में ज्यादातर ब्लॉक्स का नॉन नोटिफाइड ही है, मैक्सिमम ब्लॉक नॉन नोटिफाइड ही है। तो वहां पे आपको अगर माइक्रो स्मॉल है, पुराना है आपका, तो आप सिर्फ पंजीकरण कराए, एनओसी नहीं लेनी है आपको, रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, आप बस पंजीकरण करा लीजिए अपना। पहला सेंट्रल में दोबारा आवाज कट रही नहीं, है सर आपकी, रिन्यूअल तो कराना आकाश जी। पड़ेगा ना, अगर उनका पीरियड खत्म हो गया। दोबारा कराना पड़ेगा, अप्रूवल कराना पड़ेगा। देखिए क्या है, तो हम बता रहे हैं कि अगर आपने एनओसी ले रखी है तो उसका पीरियड होगा, अगर वो उसका पीरियड खत्म पीरियड हो था जाए 1 साल का।
रिन्यूअल के लिए आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। आप फ्रेश मत करिए, आप रिन्यूअल में करिए, रिन्यूअल वाले पोर्शन में जा करके आप करिए तो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना सजेशन है, माने अनऑफिशियल, कि अगर आपका नॉन नोटिफाइड एरिया है तो आप एक फ्रेश अप्लाई कर दो, इसके बाद यूपी से हमेशा रिन्यूअल करें। अच्छा ठीक तो वो लाइए, उसका वो करिए, जिस डेट से आपने लिया है, कब एक्सपायर हुआ, कब क्या हुआ, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो बेटर होगा, ये मेरा अपना सजेशन है, कि अगर नॉन नोटिफाइड एरिया है तो आप बजाय इसको वो करने के, आप उसको फ्रेश एनओसी ले लीजिए, सिंपल प्रोसेस है, और उसको फिर यहाँ पे फिर अगले बार से रिन्यूअल कराते हैं। ओके, थैंक यू। सर नॉन ऑफिशियली नोटिफाइड। ये है, हाँ ऑफिशियली ये है कि आप उसको अगर आपके पास सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से पहले की एनओसी है तो उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पोर्टल पे अगर देखिए, अगर आपने बेल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे पास रिन्यूअल के लिए आएंगे तो वो आपका रिन्यूअल शो नहीं करेगा कि आपका वेल ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो काहे का रिन्यूअल करें। इसलिए एनओसी और रिन्यूअल में दो चीजें, जैसा अनुपम ने बताया, एकदम क्लियर हो जाइए। एनओसी ले लीजिए, इसके बाद वेल का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। वेल का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो आपकी एनओसी केवल है ट्यूबवेल बनाने के लिए, उसको यूज करने के लिए इंडस्ट्रियल या किसी भी पर्पज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपने अगर एनओसी ले लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आने वाले समय में आपके उस ट्यूबवेल का रिन्यूअल नहीं होगा, इलीगल माना जाएगा। सिंपल मेरे को प्रोसेस है, लगता लेकिन उपाध्याय जी, मेरे को लगता है शायद इन्होंने पहले कहा था कि पहले ये उन्होंने सीपी सेंट्रल कमीशन से लिया था, लेकिन ये एमएसएमई में है और शायद इनका जो कंजम्पशन 10 केएलडी से कम है, तो तो इनको उसको एनओसी नहीं आकाश जी, लेनी है आप, तो आपको आकाश एनओसी जी, लेना ही नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। हाँ एनओसी बिल्कुल नहीं आकाश लेनी जी, है, आप जाइए, इसका वेल का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा लीजिए, और जब भी उसका जो पीरियड जब नेक्स्ट आएगा आप उसको वेल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराते रहिए, सिंपल, वेरी सिंपल। एग्जैक्टली, ठीक है ना। आपका आपका 10 केएलडी से कम है ना, और माइक्रो स्मॉल में आप, आकाश जी, हाँ, हाँ, तो एनएससी की जरूरत नहीं है। एनओसी की जरूरत, माने चीजों को क्लियर देखिए। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि हम जी एनओसी हमने ले लिया तो वेल रजिस्ट्रेशन क्या कराएं, या हमें नहीं, एनओसी लेनी है तो हम वेल रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, है ना। तो जी जी, एनओसी नहीं लेनी है, लेकिन वेल का रजिस्ट्रेशन अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं तो आपको कराना है, बस एक वेरी सिंपल सी बात। और ठीक बात एनओसी के ठीक, साथ वेल का रजिस्ट्रेशन जरूर कराना। जी सर नमस्कार। नमस्कार। अनुपम क्या अच्छा सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे? कुछ सर, अपना नाम और जगह बताइए पहले, आपका शुभ नाम और कहाँ से सर, बोल रहे हो। नाम मुकेश चंद्रा, रामपुर एक्चुअली। जी सर ये कुछ नोटिफिकेशन आता है, जो ग्राउंड वाटर ऑडिट है वो वंस इन ईयर करना चाहिए, कभी कुछ नोटिफिकेशन में साल 2 साल में एक बार कराना चाहिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए सर? नहीं, किस चीज के लिए? सर जो ग्राउंड जो वाटर ऑडिट कराते हैं, जो एनओसी का रिक्वायरमेंट है, वंस इन तो ईयर है ना? Yes, नहीं, so वाटर we ऑडिट के लिए have आपका वंस इन ईयर है, 2 साल के लिए कौन बोलता है आपको? इसमें भी सर कुछ change जैसे सीजीडब्ल्यू के कुछ नोटिफिकेशन दिखाते हैं लोग, तो नहीं नहीं, वो कंफर्म करना है। आप देखिए बहुत सारी सारी चीजें एक्ट पोर्टल पे हमारी पड़ी हुई है, उसमें जो आप लोग का दिशा निर्देश गाइडलाइन भी पड़ी हुई है, अगर आप कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए इसलिए, तो उसमें वंस इन ईयर ये वाटर ऑडिट का है। अच्छा सर। अच्छा दूसरा सर, एनओसी के कितने समय तक हमें ये जो पंजीकरण का, बोरवेल का पंजीकरण करा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो 90 पहली डेज बार के हम भी 90 डेज के अंदर। उससे आगे हो जाता है, फिर उससे क्या करना पड़ेगा सर, अगर कुछ क्यों? जागरूकता की वजह से नहीं कर पाते? अरे आगे क्यों 90 डेज करेंगे से आप? ज्यादा क्यों होने दे रहे हैं भाई? फिर वो दूसरी एक प्रक्रिया आएगी। 90 डेज से ज्यादा मत होने दीजिए ना, 90 डेज कम नहीं होता है। हम 30 देखिए दिन में आपको एनओसी दे रहे हैं और आप 90 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों? देखिए ये नहीं सर, पहले ही बताया गया है आपको, हाँ, कि जितने भी नॉन कंप्लायंस अगर ऐड किसी किसी प्रोविजन करते हैं तो वो पेनलाइज हो सकता है। तो ये जानते हुए कि 90 डेज के अंदर है, ये प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए कि 90 डेज के अंदर ना करें तो। नहीं, ऐसी स्थिति ना आने दीजिए। ओके धन्यवाद। सर इसमें एक छोटा सा एक इनपुट लेना था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कुछ पोटेंशियल एनालिसिस, कुछ डेटा ऐसा होता है कि इतने एकड़ के प्लांट के अंदर आपको इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्टिकुलर जगह स्पेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं देखिए, जो क्योंकि आपका अपने हिसाब से बना देते हैं सर एक्चुअली। आपका 100 केएलडी से ऊपर है कि कम है? डाउन है सर, कम है।
अच्छा, क्योंकि अदरवाइज जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड के पैनल कंसल्टेंट है उसमें जो है, तो वो आपको एक बेटर राय दे सकते हैं उसमें। वैसे आर्टिफिशियल रिचार्ज की गाइडलाइन भी हम उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप खुद से भी एप्लीकेशन भर रहे हैं, कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो उनकी पूरी गाइडलाइन है कि किससे कितने कितना कितना रिचार्ज हो सकता है। अनुपम, उसकी गाइडलाइन जो है ना वो अपने पोर्टल पे भी डाल दो ताकि इन हाँ। लोगों को सहूलियत मिले। सर पोर्टल में जो पड़ी रेल हुई है, मैं अभी एक बार करूंगा, यहाँ पे इनको शेयर भी करा दूंगा, पोर्टल पे नहीं, उसको डाला ये हुआ है। अपने उस पोर्टल पे, ये अच्छा, एक्ट एक्ट वाले वाले पोर्टल पे, हाँ, एक्ट एक्ट वाले वाले पोर्टल पोर्टल पे पे शेयर। डाल दो तो एक जगह इकट्ठा रहेगा, तो इन लोगों को अगर कुछ क्वेरी होगी कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है या किस एरिया में कितना रिचार्ज हो कैलकुलेट करना, तो इनको आप लोगों को आइडिया हो जाएगी, तो ये डाल दो इस बिल्कुल सर, पोर्टल पे। ठीक बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया रहेगा ये सर। कराते हैं, हाँ, ये कराते एक्ट वाले पोर्टल पे इसको डलवा देते हैं हैं। CGW पे। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। राकेश बंसल जी, राकेश बंसल जी। सर नमस्कार, राकेश बंसल नमस्कार। गेट नोएडा से। जी सर नमस्कार। एक ये जानकारी चाहेंगे कि इसमें जो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए, जैसे वो क्या कहते हैं, हाइजीन और अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर रही है इंडस्ट्री, आपने कहा उसके लिए कोई 10 KLD तक एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो एक क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये एक थोड़ा सा इसकी जानकारी इंडस्ट्री को दी जाए। दूसरा, अगर इंडस्ट्री उसके बाद अप्लाई करती है तो डिपार्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है, उसको प्रोसेस मतलब कि डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर आके विजिट करता है, उसको वेरीफाई करता है, क्या प्रोसेस डिपार्टमेंट का रहता है? देखिए राकेश सर जी, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका चेकलिस्ट का जो है, तो पूरी चेकलिस्ट हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। अगर ओके आप जी। उसमें देखेंगे गाइडलाइंस करके उसमें फाइल पड़ी हुई है, उसमें पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो, उसमें पूरा चेकलिस्ट क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस एनओसी के लिए या फिर किस पंजीकरण के लिए, उस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरा लिस्टेड है वहां पर, पहली चीज तो। और दूसरी चीज ओके है कि जी। जैसे आप अपने एप्लीकेशन में अप्लाई अप्लाई करते हैं, कोई मान लीजिए किसी पोर्टल पर हमारे जा करके निवेश बैंक के थ्रू अप्लाई करेंगे, आप आपका कंडीशन रहता है वहां पर, वो जैसे आपने वो ग्राउंड वाटर सेलेक्ट किया, हमारे पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन फॉल करेगी। हमारी एप्लीकेशन के आने के बाद वहां पर अगर यदि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपका, तो आपको एक क्वेरी जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती है वहां पर। उसके बाद फिर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स बनी हुई है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आप बताते हैं हमारे पास बोरवेल इतना इतना बड़ा लगाएंगे, हमारी डेप्थ इतनी रहेगी, इतने वाटर लगाएंगे, ये पीजोमीटर लगा रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल। तो जितने भी चीजें आप वहां पे लिखते हैं, सबमिट करते हैं, उसके फील्ड वेरिफिकेशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में टास्क फोर्स बनी हुई है, तो वो वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होती है वहां पर डीएम्स के यहाँ, डीएम्स की मीटिंग में फिर वो एनओसी या तो अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है। अगर सारी चीजें सही है तो अप्रूव हो जाती है। ये प्रोसेस होता है, जैसा सर ने बताया था अभी कि ये सारे प्रोसेस करने के लिए 30 डेज की टाइमलाइन दी गई है, 30 दिन के अंदर ये सारी कार्रवाई कर ली जाए। थैंक यू सर। नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो हम जब हम थे तो एक समस्या जरूर आती थी कि अगर कोई क्वेरी रेज की जाती थी डिपार्टमेंट से तो उसका उसकी रिप्लाई इंडस्ट्री बहुत लेट करती है। जैसे 30 दिन का समय तो जाके 28वें दिन या 30वें दिन जाके करती है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि या तो टाइम निकल रहा हो तो हम उसको रिजेक्ट कर दें, या तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं रह जाता और हम माने 30 दिन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो शासन स्तर पे उस पर कार्रवाई होने लगती है। तो इंडस्ट्री से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही क्वेरी उनको मिले, अपना एक आदमी लगा के ऑनलाइन करना है, कोई जा करके ऑफिस में सबमिट करना नहीं है। आपको क्वेरी भी ऑनलाइन मिलती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह त्वरित रूप से जितनी जल्दी हो सके उसको सबमिट कर दें, तो टास्क फोर्स के लिए भी आसानी हो जाए कि वो जाके एक आध दिन में देख करके अपना काम पूरा कर ले, विद इन 30 डेज काम हो जाए। अगर अदरवाइज जैसे ही 30 डेज के ऊपर होता है वो यहाँ पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये होता है कि इसको रिजेक्ट करो, इतने दिन से क्यों रखे हुए हो। तो इसलिए है। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी इंडस्ट्री से कि कभी भी अप्लाई करने के पहले एक बार पोर्टल खोल लें, उस पर जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार खोल के सरसरी निगाह से पढ़ लें, तो बहुत सी चीजें जो आपके दिल में कंफ्यूजन क्रिएट करती है या आप दूसरों के सहारे अपने किसी स्टाफ के सहारे रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगी आपको उनको गाइड करने के। तो एक बार पोर्टल पे जाके इन सारी चीजें जैसे गाइडलाइन अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ पड़े हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैंने अनुपम से कह दिया, वो भी डाल देंगे उस पर। बहुत सी चीजों उस पे पड़ी हुई है, एक बार आप जाएंगे उसको देखेंगे तो हो जाएगा, और क्वेरी का जितना जल्दी हो सके जवाब दे दिया करें। बिल्कुल शरीफ सर, सर बहुत वैलिड पॉइंट सर आपका है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग खराब होती है अगर वहाँ पे कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होती है, तो उनके लिए मजबूरी होता है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना, अगर क्वेरी का रिस्पांस नहीं आता है। ठीक बात है सर, लास्ट डेट में आने में दिक्कत होती है। जी। अनुराग अनुराग अग्रवाल जी, आप कुछ पूछ रहे थे मेरठ से, अनुराग जी। मेरी एक क्वेरी है
कि यहाँ पे लोकल लेवल पे हमें किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाना पड़ता है या हम डायरेक्टली अप्लाई करें? नहीं देखिए देखिए एक बात है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये आपको कभी नहीं कहेगी कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाइए। हमने ऑनलाइन पोर्टल कर रखा है, आप इंडस्ट्री वाले हो, आप लोग अपनी सुविधा के लिए कोई कंसल्टेंट तुरंत हायर कर लेते हो, वो आपकी मर्जी है, आप करें ना करें। एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं। सर कई बार बाकी इतना आप टिपिकल या डिफिकल्ट होता है कि वो इंडस्ट्रीज मैंने मैनेज नहीं कर देखिए, पाती। मैं फिर से आपको कहूँ, नो 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 नो, आप एक बार, मैंने आपसे अग्रवाल जी कहा कि आप एक बार पोर्टल पे जाएं, पूरी चीज देखें, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं नजर आएगी। ये डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट हैं, वो इतना हाइप क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि इनके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर आप कंसल्टेंट हायर भी करते हैं तो आप उस पर जाइए, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सो सिंपल। आप एक बार जा करके खुद देख लीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और जीमेल वगैरह यूज करते हैं, तो बहुत बहुत सिंपल चीजें बनाई गई हैं। अगर उसमें आपको कुछ लगे कि ये चीज डिफिकल्ट है, देन यू आस्क टू मी। आप ये मत कहिए कि बहुत कौन सी चीज डिफिकल्ट है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि उसमें आपको क्या डिफिकल्ट लगेगा, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप गए नहीं उसके थ्रू। आप जाइए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट कर सके। केवल कोई आदमी आपको एक्सप्लॉइट तभी कर सकता है जब आप उस पोर्टल के थ्रू नहीं गए और आपने इजी हैंड में उसे कह दिया कि मेरा करा दो। जब तक माहौल नहीं बनाएगा तो आप पैसा थोड़ी दोगे उसको, सीधी सी बात। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तो बात। एक बार तो जाइए आपके लिए ही बैठे हैं, अगर आपको कोई समस्या भी आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल भी है, नोडल ऑफिसर, आप उनको नहीं, कांटेक्ट करके अगर आपकी जो आपको भी, पोर्टल पे जाके कोई समस्या आती है तो हमने उस पर हेल्पलाइन नंबर भी दे हाँ, रखा है। आप डायरेक्ट हमारे बात कर वेंडर सकते से हैं बात उससे। कर सकते हैं, जो पोर्टल मेंटेन करता है, अनुपम है, हम भी हैं, चलिए हमसे भी बात कर सकते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट पे हमारे नोडल ऑफिसर है, उनका फोन नंबर भी उस पे दिया हुआ है, नाम फोन नंबर, आप उनसे भी बात कर सकते उनसे बात कर सकते हैं, और कहीं कोई समस्या आती है तो हमसे हमसे बात करिए आप, हैं। फिर क्या हम है। लोग तो है ही है ना, हम लोग तो इसीलिए बैठे ही हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो हाँ, मच। हम लोग बैठे ही हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, और हम लोग का कोई और दूसरा काम है ही नहीं। और किसी की कोई पंकज जी हमारे बीच, हमारे पास मैं में पंकज जी भी है मेरठ से, मैं आपकी कोई मैं क्वेरी पंकज जी? राजेंद्र सिंघल नमस्कार। बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, और उपाध्याय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने छोटे से उद्बोध में बहुत सारी बातें बताई, पुरानी चीजें भी बताई, और अनुपम जी हमें जो गाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं दो तीन चीजें पूछना चाहूंगा कि जब नई इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, और वाटर एक्सट्रैक्शन तो माइक्रो एंड स्मॉल से जो लिमिट दी हुई है उससे कम है, लेकिन हम वहां पर CSR के अंतर्गत या कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसके लिए जब हम यूज करते हैं पानी, तो वो उसकी लिमिट क्रॉस कर जाती है, एक्सेस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें इंफॉर्मेशन तो हमने दे दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना क्या जरूरी है, NOC लेना क्या जरूरी है? इफ वी आर शोइंग पंकज जी, आपको फिर इट से इज मैं, फॉर द यूज आप ऑफ, देखिए, जी इससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं जरा सा टोक देता हूँ आपको। देखिए, हाँ हमारे एक्ट में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आप पानी यूज करते हैं तो उसके लिए ना तो NOC की जरूरत है, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो आप उस राइट, चीज को अलग कर दीजिए ना, एक ट्यूबवेल लगा के, एक ट्यूबवेल लगा के उसमें उसको अलग कर दीजिए, आपकी लिमिट। यू आर राइट सर। अगर जो मैं वही वेल यूज करूं, क्योंकि मेरा जो इंडस्ट्रियल यूज है वो कम है, और मैं ये चाहता हूं कि उसी से मैं इस्तेमाल कर लूं, उसके आसपास जो भी मैंने देखिए, वो फिर लगाया ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना हमारे लिए एनालाइज हाँ करना कि आपने इंडस्ट्री के लिए यूज किया है कि, ऐसे तो हर लोग कहेंगे कि हमने पेड़ को पानी दिया है सर, इसलिए एक्सीड हो जा रहा है, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए अलग करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यू मीन हम एक अलग से वेल बना लें और उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है, उसके लिए आप हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, अगर जो मैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मैं लगवा रहा हूँ, उसमें मैं जितना यूज कर रहा हूँ उससे ज्यादा रिचार्ज हो जाता है लगभग, इट इज गिवन बाय द कंसल्टेंट। तो ऐसी स्थिति में सर हमें अलग से वेल की रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है या नहीं? मींस आई एम प्रोवाइडिंग दैट मच वाटर इन, जी नहीं, आप अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, देश हित के लिए पूरा, माने इसके लिए साधुवाद है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको। लेकिन आपको वेल अगर दूसरा करेंगे तो उसके लिए आपको बताना तो पड़ेगा ना कि हम फिर एक अलग वेल कर रहे हैं और उसमें ये कर रहे हैं, और
रिचार्ज का अमाउंट आपका उसमें ऐड हो जाएगा कि आपको दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वेल सिंक कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। आप जो रिचार्ज वाला जो पोर्शन है उसको आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे कि सर हम ऑलरेडी इसमें इतने ज्यादा रिचार्ज कर रहे हैं तो मेरी लिमिट इससे पूरी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात। दैट्स राइट। ठीक है साहब, ये जो अलग से रिचार्ज वाली बात आपने बताई, आई थिंक दिस इज बेटर। उसमें बाकी थैंक यू फॉर गिविंग मी द टिप्स ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच जी। एक क्वेश्चन मेरा भी, गुरजीत सिंह मोंगल जी, तो ये शाजापुर से। सर उपाध्याय जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। सर मेरा जो क्वेश्चन है सर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में है जी। सर जो मेरी इंडस्ट्री है सर, मेरी इंडस्ट्री के साथ में सर जो इंडस्ट्रियल शेड साथ में लगता हुआ है उनका ऊंचा शेड है सर, वो खाद फैक्ट्री एक है जी। और साथ में सर वो ब्रॉकेट बनाते हैं सर, उसका जो बॉयलर लगा है इनका और ब्लोअर लगा है सर, उसका जो डस्ट है सर मेरे शेड के ऊपर आके गिरता है जी। तो सर क्या जो मेरा शेड है सर उससे मैं अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्ज सिस्टम सर बना सकता हूँ क्या? वो नहीं, आप एक जनरल बात मैं बता देता हूँ। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपने बताया कि वहां पे डस्ट वगैरह आता है, और किसी भी कीमत पे कोई भी पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा रिचार्ज नहीं होगा, नंबर 1। और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी वो पानी कतई नहीं रिचार्ज होगा जिससे जरा भी शंका हो कि ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बार ग्राउंड वाटर को आपने पॉल्यूट कर दिया तो मेरे हिसाब से ये 302 से भी बड़ा क्राइम है, क्योंकि उसने आपने उस पूरी एरिया को ही बर्बाद कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, नेचर जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे छत पे डस्ट आता है तो मैं कतई नहीं एडवाइस करूंगा आपको कि उस पानी को आप ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करें। उसकी कोई दूसरी व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन आप छत वाले पानी को बिल्कुल ना। सर जैसे सर हमारे यहाँ उद्योग बंधु की सर मीटिंग होती है। नहीं, मैं यहाँ पे इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन अगर आपको सपने में भी आता है कि इसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो प्लीज 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 उसको ग्राउंड वाटर में डायरेक्ट रिचार्ज बिल्कुल ना करें। सर मैं शाहजहांपुर से हूँ सर, अपना उद्योग बंधु में सर कई बार बोला गया, तो सर मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आप आके हमारी इंडस्ट्री का सर्वे करें और देखें कि इसके ऊपर जो शेड के ऊपर सारा डस्ट आ रहा है, तो अपना उसको हमें नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को लगता था कि मुझे अपना जो है नहीं करना चाहिए जी, और ना मैंने करवाया अभी तक जी। नहीं, बिल्कुल मत कराइए, उसके लिए बहुत अच्छा है आपने नहीं कराया, और कराइएगा। तो सर क्या इसके लिए भी मेरे को कोई एनओसी लेनी पड़ेगी कि सर मेरे यहाँ जो ये इनका सर जो अपना डस्ट गिर रहा है, और सर कल को कोई डिपार्टमेंट से बंदा आता है सर, वो मेरे को बोलता है, तो सर उसके लिए क्या प्रावधान है सर, उसमें मेरा बचाव कैसे हो सकता है? कॉन्टैक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल। हाँ जी, वो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है, हमारे परिधि से बाहर की चीज है, हमारे नहीं सर, अगर आपके डिपार्टमेंट से कोई आता है तो सर हम उसको अपना एनओसी के लिए अगर सर वो कहता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं इसके बारे में? नहीं, पॉल्यूशन का उपाध्याय जी, इनका सवाल है कि अगर क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने शेड के ऊपर लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पोल्यूशन है, तो इनका सवाल ये है कि कल को उसको पेनल्टी। देखिए, मैं यही कहा ना, एक बार पोर्टल पे जरूर जाएं हमारे, और खोल के सब गाइडलाइंस वगैरह सब दी हुई है, आप उसको जरूर खोल लें, तो यहाँ पे बहुत सी क्वेरियां अपने आप शांत हो जाएंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शन। आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप अगर अपने छत से रिचार्ज करते हैं वो कम पड़ता है, उसकी व्यवस्था दी हुई है वहां पे कि कुछ अगल बगल के पॉइंट्स होंगे, अपने सीएसआर में उसको इंक्लूड करिए, उसको रिचार्ज की व्यवस्था कराइए, उसको अपने एनओसी में यूज करिए। तो आप छत से नहीं कर पा रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस, तो आप जाके अल्टरनेटिव ऑप्शन को अपनाइए। नहीं सर, अल्टरनेटिव तो है सर मेरे को, मैं सर अपना मेरा क्वेश्चन जो था वो सर अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में था केवल जी, बस। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, रिचार्ज कराइए आप रूफटॉप से नहीं करा सकते, वहां पे पॉन्ड्स होंगे और छत होंगे और बाकी के छत होंगे, उसको आप कवर कर लीजिए, जो इंटैक्ट पड़े हैं उसको आप अपने एनओसी में यूज कर लीजिए। ये तो आपको हमारे नोडल ऑफिसर्स भी इसके बारे में गाइड कर देंगे अगर आप जाएंगे, और हमारे पोर्टल पे भी पड़े हुए हैं। जहाँ तक डस्ट वाली बात है तो आप यूपीसीबी को रिपोर्ट दें, क्योंकि एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों को देखते हैं वो, तो अगर उसमें आपके एयर पॉल्यूशन आपके रूफ पे हो रहा है वो, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं के लिए। ठीक है सर।
और हेलो, किसी की कोई? हाँ जी, मेरे को आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज। कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं राजेंद्र सिंघल बोल रहा हूँ मेरठ से। हाँ जी, हाँ राजेश जी, जी सिंघल साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और हमारा पानी का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो हम एनओसी उसके बाद भी ले सकते हैं ना? नहीं, मतलब आपका 10 KLD से कम है, 10 आपने से कम रजिस्टर। है? पहले 10 से कम था तो हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। हाँ हाँ। अब हमारा पानी का कंजम्पशन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं, देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन आप करेंगे ना तो उसकी जो कंडीशन जितनी भी होती हैं उसका एडेरेंस भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपने बताया कि हम 9.8 KLD पानी निकाल रहे हैं, तो उससे ऊपर हाँ, यदि आप निकालते हैं तो वो एक मतलब वो पेनलाइज हो सकता है वो। उसके केस में नहीं। मैं बता रहा हूँ, उसके हम्म, केस में मॉडिफिकेशन के क्लॉज है हमारे उसमें। आप उसमें अच्छा, अपने उस वेल को मॉडिफाई करा सकते हैं उसमें। ठीक है। और फिर लेकिन एनओसी तो लेना पड़ेगा ना फिर भी? एनओसी लेना पड़ेगा देन आपको। वो अब बाद में 10 से ऊपर, मॉडिफाई 10 का से वो ऊपर कर। चले गए तब तो लेना ही पड़ेगा एनओसी। लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, थैंक यू। बाकी मेरे को लगता है एग्जिस्टिंग एनओसी जितनी भी होती है, यदि यदि उसमें डिस्चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो हमारे एक्ट में अल्ट्रेशन का प्रोविजन है। आप वहां जाकर अल्ट्रेशन करा सकते हैं अपना। चलिए, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा सेशन रहा और लगभग सभी की क्वेरीज आ गई, और जो जिन लोगों ने क्वेरीज करी हैं उनके जो जवाब सवाल से सभी का लाभ हुआ है। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रमोद सदाना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की इस पूरी बैठक को एक समाप्त करते हुए हमारे बीच हमारे जितने भी गेस्ट हैं सभी का धन्यवाद दें। प्रमोद सदाना जी। धन्यवाद आलोक जी। बहुत अच्छा एक ये सेशन हुआ है जो ग्राउंड वाटर एक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वीके उपाध्याय जी ने अपने उद्बोध में और अनुपम श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा ब्रीफ प्रिसाइज प्रेजेंटेशन दिया। और हमारी बहुत सारी जो क्वेरीज थी, जो भ्रांतियां थी, वो भी सॉल्व हुई हैं, और क्वेरीज थी वो भी हमारी सॉल्व हुई हैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें लग रहा था, हमारी कंफ्यूजन्स थी, और जो भी हमारे क्वेश्चन थे उसको अनुपम जी और वीके उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी तरह आंसर किया है। और इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही आईए की तरफ से एक बार आभार, और आए हुए हमारे सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। और इस तरह के सेशन आपसे रिक्वेस्ट है आगे ऑर्गेनाइज करते रहिए आप। जी, श्योर श्योर। आगे भी हम ऐसे ही सेशंस करते रहेंगे और आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। ताकि लोगों को गाइड करते रहें। ओके, सभी नमस्कार का बहुत बहुत सभी को। धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर उपाध्याय साहब, आपको भी धन्यवाद सर, सेवा के साथ भी, सेवा के बाद भी सब मार्गदर्शन के लिए। सेवा के साथ ओके, थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। सर नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू सर। आलोक जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी, कैसे नमस्कार हैं? सर। बस बढ़िया सर, ऑल वेल। आप कैसे हैं? मैंने कहा आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूं, मीटिंग खत्म हुई तो मैंने कहा नमस्कार कर लूं। अरे सर, वो एक्चुअली फोन से करा तो सबको देख नहीं पाया हाँ, सर। चलिए, ओके सर।